बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। वीडियोग्राफी और कोर्ट कमिश्नर पर फैसला अब कुछ ही देर में आ सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। कुछ ही देर में फैसला आएगा। जो तमाम दलीलें दोनों तरफ से रखी गई हैं, सिर्फ केस से संबंधित पक्षों की ही मौजूदगी अंदर रखी गई है। बाकी कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। आने ही वाला है अहम फैसला। 3 इमारतें, 3 अलग अलग याचिकाएं, सब पर एक तरफ आगरा में 2:15 बजे फिर से सुनवाई होगी। ताजमहल के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके लखनऊ बेंच में उस पर सुनवाई फिर से 2:15 बजे होगी। उधर मथुरा को लेकर भी 2 बजे सुनवाई है। तीसरी तरफ फैसला सीधे आना है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और उसी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये बीचों बीच आप देख रहे हैं मंदिर परिसर, काशी कॉरिडोर, और उसके बाद से जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, वहां पर जो अगर पीछे साइड से आप एंट्री करते हैं तो सामने आता है, उसी पर यह फैसला आना है। एक बार फिर से रुख करते हैं कुमार अभिषेक का। कुमार अभिषेक, जो दलीलें दोनों तरफ से दी गई हैं इससे पहले, जल्दी से अगर दोनों पक्षों की जो बातें थे वो हमारे दर्शकों को बता दें, और साथ ही जो मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि वहां पर कुछ लोग कोहराम मचाने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे, क्या कोर्ट इसको लेकर भी कुछ कह सकता है? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम। कुछ ही देर में आने वाला है फैसला। अभिषेक, ये दूसरी तरफ हम आपको आगरा, जी हां, ताजमहल को लेकर जो इस वक्त मामला चल रहा है उस पर बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है आप हमसे आखिर क्या चाहते हैं। सुनवाई के दौरान ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है, व्यवस्था का मजाक ना बनाया जाए, ये कहा है हाईकोर्ट ने। ये आगरा, जी हां, ताजमहल के मामले में है। लेकिन फिर से ज्ञानवापी केस का दोनों पक्षों की जो दलीलें थी, जल्दी से श्वेता अगर वो आप बताएं। पर आ जाए कि क्या ये पूरा परिसर एक ही था और क्या ज्ञानवापी मस्जिद वाकई मंदिर की जमीन पर उसका निर्माण हुआ है या मंदिर के विध्वंस के बाद वहां पर निर्माण हुआ है। तो सदियों पुरानी बातें यहाँ पर कही जाती हैं। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी ये चीजें कही जाती हैं। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अकबर, जिन्होंने एक रिलीजियस एक्सपेरिमेंट के तौर पर दीने इलाही वो लेकर आए थे, मुस्लिम पक्ष के अनुसार उसके तहत मंदिर और मस्जिद का निर्माण दोनों उन्होंने करवाया था, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं, यहाँ पर विध्वंस हुआ था और विध्वंस के बाद वो निर्माण हुआ था, और उसके साक्षी हैं वो नंदी, जो कि शिवलिंग की ओर नहीं बल्कि वो मस्जिद की ओर मुख करके बैठे हैं, जो कि सामान्य नहीं है। कहीं भी हिंदू परंपरा में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हिंदू पक्ष अपनी तरफ से वो आदेश भी दिखाता है, वो फरमान की कॉपी भी दिखाता है, जो कि वाकई लिखित है, जिसमें ये कहा गया है, जिस समय उस समय के जो बादशाह ने ये लिख कर दिया था कि तोड़ा जाए, वो कार्रवाई की जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, एक लंबे समय से यहाँ पर अब मस्जिद में केवल नमाज चल रही है, इसीलिए उस पर कोई भी संशय नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके से उस हक को, जो उपासना स्थल कानून है, उसे देखते हुए किसी भी तरीके से उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। और अभी जो चीजें की जा रही हैं मुस्लिम पक्ष के अनुसार, वो केवल गड़बड़ी फैलाने के लिए, उन्माद फैलाने की मंशा से की जाती हैं। तो ये दो चीजें हैं जहां पर एक पक्ष कहता है कि हमारी श्रद्धा का विषय है, यानी हिंदू पक्ष कहता है कि हमारी श्रद्धा का विषय है, श्रृंगार गौरी का एक बहुत प्रमुख स्थल है ये, और वो पूजा यहीं पर करना चाहती हैं। वो जो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने ये अर्जी दाखिल की थी, जो याचिका डाली थी अपनी, या फिर मुस्लिम पक्षों जो कह रहा है कि यहाँ यथास्थिति रहे, भले ही जो कॉरिडोर के निर्माण के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद और जो मंदिर का निर्माण है वो साफ साफ स्पष्ट दिखता है, लेकिन मस्जिद में नमाज का अधिकार केवल मुसलमानों का हो। इन चीजों को लेकर लड़ाई है, और उसमें जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से कहा जाता है कि वीडियोग्राफी की इजाजत धार्मिक आधार पर नहीं दी जा सकती है। अंदर के हिस्से में, चबूतरे के आगे जिसे वो कह रहे हैं, वो पेडेस्टल के आगे वीडियोग्राफी का अधिकार इसलिए नहीं, अब की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी धार्मिक मान्यताओं में उससे दखल अंदाजी होगी। अब कोर्ट यहाँ पर एक मामले की आस्था, एक पक्ष की आस्था का निराकरण करने के लिए क्या दूसरे पक्ष की धार्मिक मान्यताओं पर कुछ कहेगा, या फिर उसे धार्मिक मान्यता मानेगा या नहीं मानेगा, ये सारी चीजें कुछ देर में रहेंगी सामने। लेकिन ये है तो बहुत ही पेचीदा मामला कोर्ट के लिए। इस तरह के मामलों में बहुत लंबा लंबा समय लगा रह जाता है। इस पूरे मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके
जारी से 1991 के में जब ये मामला सामने आया था, उसके बाद से कितने तरह से इसने स्वरूप अपना बदला है। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि अगर इस बात को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, उस पर सुनवाई हुई, यानी उसमें कुछ मुमकिन है, मेरिट देखा गया हो, दो ही चीजें हो सकती है, या तो मामले के एक बार के निवारण के लिए ये सुनवाई चली हो, या फिर कुछ ऐसी चीज नजर आई हो कि केस में मेरिट नजर आता हो और चर्चा की जरूरत महसूस की जाती हो, उसके निवारण के उस हिसाब से न्यायपूर्वक जरूरत महसूस की जाती हो। कुछ देर में ये स्पष्ट बिल्कुल श्वेता, मैं एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। ताजमहल वाली खबर तब तक जल्दी से दर्शकों को बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी केस पर कुछ ही देर में सीधा फैसला आने वाला है। लेकिन आज हाईकोर्ट की टिप्पणी को ध्यान से सुनना होगा। क्या आपके किसी अधिकार का हनन हुआ, ये हाईकोर्ट ने पूछा है। आप हमसे क्या फैसला चाहते हैं? जनहित याचिका दायर की गई थी, इसलिए हाईकोर्ट ने यह पूछा है। ताजमहल किसने बनवाया, क्या हम आप हमसे क्या फैसला चाहते हैं? ये जनहित याचिका चूंकि दायर की गई है, इसको लेकर ये हाईकोर्ट ने ये तमाम सवाल दागे हैं। किसने बनवाया, क्या हम ये फैसला दें? ताजमहल के 22 बंद कमरों को लेकर ये याचिका है। याचिका कर्ता से सवाल किए हैं हाईकोर्ट ने, और क्या आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है, ये बताया, ये भी पूछा है हाईकोर्ट ने। एक जनहित याचिका दायर की गई है। क्या आप हमसे ये जानना चाहते हैं कि हम ये फैसला लें कि किसने ताजमहल बनाया है? क्या आप हमसे चाहते हैं? ये हाईकोर्ट बार बार पूछ रहा है। वो ये भी कह रहा है कि माखौल ना उड़ाए कानून का। इसी के साथ तमाम याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला हो। किसने बनवाया, क्या आप चाहते हैं कि हम ये तय करें? 22 बंद कमरे जो है ताजमहल को, उसके खोले जाने की जो याचिका है, उस पर हाईकोर्ट ने ये सवाल याचिकाकर्ता से पूछे हैं। दरअसल ये जनहित याचिका दायर की गई है। क्या आपके किसी अधिकार का हनन हुआ, हाईकोर्ट ये पूछ रहा है इस वक्त। और ये तमाम सवाल याचिकाकर्ता से पूछे जा रहे हैं ताजमहल को लेकर, क्योंकि ताजमहल में 22 कमरों को खोलने की याचिका दायर की गई है। ये एक जनहित याचिका है और इसी पर हाईकोर्ट ने ये पूछा है उल्टा कि आप बताएं कि आप हमसे चाहते क्या है, क्या आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है? आखिर क्या आप चाहते हैं कि हम ये बताएं कि ताजमहल का किसने बनवाया? क्या आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है? आप हमसे क्या फैसला चाहते हैं? ये तमाम सवाल है जो हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछे हैं। सभी अर्जियों को जल्द से जल्द सुना जाए, अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निवारण हो, उसकी सुनवाई हो, फैसला हो। इस बीच अगली खबर अब आपको बताते हैं, क्योंकि ताजमहल पर हाईकोर्ट ने जो सवाल दागे हैं वो हमने आपको बता दिए, लेकिन दूसरा मामला एक पैरेलल मथुरा का चल रहा है। अब मथुरा मामले में क्या हुआ है वो आपको बता दें। आगरा में तो फिर 2:15 बजे सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा हो, ये कहा है कोर्ट ने। ये मथुरा का मामला है। सुन्नी बोर्ड के शामिल ना होने पर एक पक्षीय आदेश, ये भी साफ कर दिया है कोर्ट ने। सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की मांग है और कोर्ट ने कहा है 4 महीने के अंदर। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा है जल्द से जल्द सभी जो मामले हैं 4 महीने के अंदर सभी अर्जियों पर सुनवाई खत्म हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हाईकोर्ट का ये फैसला है और उनकी टिप्पणी है दरअसल, और अधिकतम 4 महीनों में सभी अर्जियों का निपटारा हो, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुन्नी बोर्ड के शामिल ना होने पर एक पक्षीय आदेश की बात भी कही गई है। सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की मांग की गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक एक करके ये 3 अलग अलग विवाद देश में, और उन सब पर जो सुनवाई, जो फैसला कोर्ट की तरफ से आ रहा है, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं आज तक पर। जैसे जैसे खबरें आ रही हैं हम आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में देखिए जनहित याचिका को लेकर ये मामला, वहीं आगरा में चूंकि ये मामला है, आपको बताएं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। जो मूल विवाद है उससे जुड़ी हुई जितने भी प्रार्थना पत्र हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, और ये निर्देश मथुरा की अदालत को दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। अधिकतम 4 महीना सभी अर्जियों का निपटारा करने के निर्देश है। सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश दे दिया गया है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड डिले टैक्टिक्स करता है, वो नहीं शामिल होते हैं,
अन्य पक्षकारों की सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का ये निर्देश दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के जो विवाद है, वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में यह सुनवाई हुई है। मथुरा की अदालत में जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने और उसका निस्तारण करने की मांग को लेकर दाखिल की गई थी ये अर्जी, और उस पर कोर्ट का फैसला उनके हक में आया है। कह रहे हैं जल्द से जल्द कीजिए, सभी मुकदमों को क्लब कीजिए। 3 मामले जो देश की अदालतों में है, और इसीलिए हमने यही कहते हुए आज बुलेटिन की शुरुआत की थी कि आज हिंदुस्तान के इतिहास की फाइलें देश की अदालतों में खुली हुई हैं। चाहे वो आगरा में हो, ताजमहल के मामले पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है जनहित याचिका पर। वो कह रहे हैं कि कानून का माखौल ना उड़ाएं, कि आपके अधिकार का हनन हुआ है, क्या आप चाहते हैं हम बताएं कि किसने ताजमहल बनाया, क्या चाहते हैं जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो। दूसरी तरफ मथुरा में भी आपने देखा कि 4 महीने के अंदर यह आदेश दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से मथुरा कोर्ट को कि आप 4 महीनों जितने भी मुकदमे हैं सबको क्लब कीजिए और 4 महीने के अंदर ही उन सब का निपटारा हो। तो ये तमाम मामलों में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड इसमें शामिल नहीं हो रहा था, उसमें कहा गया है कि अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में ही एक पक्ष अगर नहीं मौजूद है, आप उसमें फैसला सुना दीजिए, 4 महीने में अर्जियों का निपटारा हो। सुन्नी बोर्ड के शामिल ना होने पर एक पक्षीय आदेश होगा, यह भी साफ कर दिया गया है। यानी सुन्नी बोर्ड को एक तरह से संकेत साफ है कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए तो उन्हें कोर्ट पहुंचना होगा। ताजमहल केस में आपने देखा है हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी है कि ये जनहित याचिका है। आखिर आप कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं ये बताइए। क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट बताए कि कौन क्या किसने बनाया, या फिर आप कानून का मजाक न उड़े यहाँ पर, और क्या आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है। ताजमहल में जहां 22 कमरों को खुलवाने का मामला चल रहा है, 22 बंद कमरे खोलने की याचिका चल रही है, और तीसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद जिस पर अब सुनवाई का वक्त खत्म हो चुका है, अब सीधा फैसला आना है। फैसला ये कि क्या पूरे मामले में वीडियोग्राफी आगे तक की जाएगी, मस्जिद के अंदर भी तहखानों तक, और दूसरी तरफ क्या कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा। 3 बड़ी बड़ी इमारतें और उन सब पर ये बवाल जो कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है अधिकतम 4 महीने के अंदर मथुरा कोर्ट तमाम मामलों की सुनवाई को निपटाए। अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड शामिल नहीं होता है तो ऐसे में एक पक्षीय आदेश दिया जाएगा। कोई भी डिले टैक्टिक्स इन मामलों में नहीं चलेगा, ये कोर्ट ने साफ कह दिया है। मथुरा कोर्ट को कहा है सुन्नी बोर्ड ना आए तो एक पक्षीय आदेश सुनाइए। सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की मांग की गई है। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता जल्दी से एक बार फिर से, क्योंकि अब कहा जा रहा था कि आधे घंटे के अंदर फैसला आ जाएगा, 1 बजे का वक्त दिया गया था, फिर से थोड़ी देरी होती हुई दिख रही है, लेकिन आदेश टाइप हो चुका है। किसी भी वक्त पर यह फैसला आ सकता है। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, यहां पर भी मेहमान है। सुजाता जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। ज्ञानवापी केस पर भी, दूसरी तरफ मथुरा पर भी मामला आ रहा है, तीसरी तरफ आगरा में कहा गया है जनहित याचिका पर सख्त टिप्पणी है हाईकोर्ट की। सुजाता जी। जी अंजना जी, पहले तो आपको नमस्कार। तो ये तीनों मामले जो हैं अंजना जी, आज बहुत विशेष दिन है, बड़ा दिन है भारत के लिए। आज शायद हमारे पास एक मौका आया है 1300 साल बाद कि हम इतिहास में हुई जो जातियां हैं उनको जाने। अंजना जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहां पे मस्जिद हटाई जाए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके जो मुसलमान जैसा बता रहे कि उनके अधिकारों का हनन किया जाए, उनको नमाज पढ़ने से रोका जाए, पर ये जरूर इम्पोर्टेंट है अंजना जी कि हमें अपने इतिहास की जानकारी हो। आप हिंदुओं के उनके अस्मिता, अस्तित्व और इतिहास के चिन्हों को जिस तरह से इसे खंडित किया गया और उसको उसी तरह से छोड़ दिया गया, उसको आप सेकुलरिज्म के दोगले दोयाम मायनों से ढक नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है अंजना जी कि जो भी लोग, ये दूसरा पक्ष है, जो मुसलमान पक्ष है, जो कांग्रेसी लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कि कह रही है कि इससे देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा,
तो मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, और ये सबको पता है कि उनके लिए शायद जो इतिहास है भारत का, वो शायद मुगलिया शासन से ही शुरू होता है और अंग्रेजों पे खत्म हो जाता है। इसीलिए उन्होंने सारा इतिहास बदल दिया, हमारे सारे नायक बदल दिए, विक्रमादित्य हटा दिए, महाराणा प्रताप हटा दिए, अहिल्याबाई होलकर हटा दिए, और महिमा मंडन किसका किया? उन राजाओं का, उन मुगलिया शासन जिसने जजिया टैक्स लगाया, जिन्होंने हिंदुओं को काफिर कहा, जिन्होंने जो भारत के मुसलमान थे, जो उनके साथ नहीं आए थे, उनको भी बाहर रखा अपने राज्य से। मैं लौट रही हूं आपके पास, इस पर आपका कमेंट भी लूंगी, लेकिन आगरा को लेकर जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी है उस पर ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डिकोड कीजिए हमारे लिए ऐश्वर्या, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है कि जनहित याचिका है, आप हमसे चाहते क्या है? हमें जो जानकारी थी वो याचिकाकर्ता चाहता था कि जो 22 कमरे हैं उनको खुलवाकर उनका सच सामने आए। क्या इस पर कुछ स्पेसिफिक टिप्पणी है? किस तरह से इंटरप्रेट करें कोर्ट की टिप्पणियों को? देखिए, टिप्पणी जो है वो साफ है। उन्होंने कहा है कि ये जो याचिका है आप इसका मजाक ना बनाएं, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि हम ताजमहल के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या है। कल आप ये कहेंगे कि हमें जजेस के चेंबर में जाना है, उसके लिए भी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद एक PIL आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणी जो है उससे साफ नजर आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि कोर्ट किस तरफ जा रहा है। कोर्ट की जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लगता है कि कोर्ट अपना मन बना चुका है कि इस याचिका पे क्या कहना है। लेकिन ये जो बातचीत हुई, इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये तो एक आया है, इसके पीछे और कई सारी चीजों के लिए लोग PIL डालने लगे और ये कहने लगे कि अब इसको खुलवाइए हमें अंदर जाना है, उसको खुलवाइए हमें अंदर जाना है। इसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज तो ताजमहल की बात है, कल तो आप हमारे चेंबर तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि एक याचिका आप इस चीज की डाल दें कि अब हमें जजेस के चेंबर के अंदर जाना है, अब उनके दरवाजे खुलवाइए। अंजना, संकेत साफ है ऐश्वर्या इससे कि कोर्ट की तरफ से कम उन 22 कमरों को खोलने को लेकर बहुत पॉजिटिव रुख नहीं है, ऐसा हम माने? बिल्कुल अंजना, देखिए पॉजिटिव रुख नहीं है, वरना ये जो कटाक्ष है ये एकदम कटाक्ष है, पर्सनल किया गया है। उन्होंने साफ ये कहा है कि आप हमारे चेंबर में घुसने की कोशिश करेंगे। अभी याचिका इस चीज की आई है कि ताजमहल के 22 दरवाजे खोलिए, हो सकता है कि अगले आने वाले समय में अलग अलग चीजों के दरवाजे खोलने की याचिका है, और हो सकता है कि ये याचिका बढ़कर जजेस के कोर्ट रूम, जजेस के चेंबर तक पहुंच जाए, कि हो सकता है कल को कोई उठ के ये बोले कि अब हमें ये देखना है कि जजेस के चेंबर में क्या होता है, इसकी भी याचिका डाली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ है, 2 बजे का इंतजार है। अंजना, बिल्कुल, ये जो याचिकाकर्ताओं की दलील थी इन 22 कमरों के दरवाजों को खोलने की, उसमें मुख्य बातें क्या कही गई थी? क्या उनकी दलीलें कहां पर बिल्कुल सही नहीं ठहरी जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से मांग रखी थी कि कई दशकों से ये दरवाजे नहीं खुले हैं और वो जानना चाहते हैं कि उसका सच क्या है, ये देश के सामने आए। उनकी जो दलीलें थी दरवाजे खोलने के पीछे, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। उनकी जो दलीलें थी अंजना, वो साफ ये है कि ये एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। जब यहाँ पर सफाई हुई थी 15 साल पहले, तब कुछ यहाँ से, उनका ऐसा मानना है जो याचिका में दर्ज है, कि ताजमहल के अंदर से जब सफाई हुई थी, जब कुछ दरवाजे खोले गए थे पूरी तरीके से ऊपर से नीचे, जब सफाई हुई तो वहां से कुछ अवशेष मिले थे। मंदिर कुछ मूर्तियां भी सामने निकल के आई थी, और सबसे बड़ी दलील जो दी गई है वो ये है कि अंदर शिव और पार्वती का मंदिर है, जिसके ऊपर शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया था। एक बात और आपको बता दूं जल्दी से अंजना, BJP MP दिया कुमारी, उन्होंने भी ये बात कही है, आज उन्होंने ये बात कही है कि ये जो जगह है जिसपे पूरा ताजमहल बना है, ये राजस्थान की जमीन है और शाहजहां ने हड़प ली थी ये जमीन, और उसके बाद यहाँ पर ये ताजमहल बनाया गया था। ये दलील में नहीं है। दलील में ये बात है कि जब सफाई हुई थी 15 साल पहले, तब यहाँ से कुछ मूर्तियां निकली थी, और उनका मानना है कि ये शिव और पार्वती का मंदिर है जिसके ऊपर शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। विष्णु जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला कुछ ही देर में आने वाला है कि क्या उस तहखाने तक मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होगी, कोर्ट कमिश्नर पर क्या फैसला होता है। लेकिन जल्दी से विष्णु जैन, एक कमेंट आपसे। आगरा के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त है। कहा है आज आप 22 कमरों की बात कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कोर्ट में आपको जजेस के चेंबर के अंदर पहुंचना है। तो ये संकेत साफ है कि कोर्ट ने बहुत अच्छे से पॉजिटिवली इसे नहीं लिया है कि आप ये 22 कमरे खुलवाने की बात कर रहे हैं। मिस्टर जैन, देखिए, जहां तक ताजमहल का सवाल है, पहली बात तो इसीलिए हमने ये केस आगरा की सिविल अदालत में डाला था। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे डायरेक्ट हाईकोर्ट पहुंच गए, क्योंकि CPC के तहत इसका डायरेक्ट फोरम हाईकोर्ट नहीं है।
इसका फोरम लोअर कोर्ट है, आगरा की सिविल अदालत है। इसलिए 2015 से मेरा ये मुकदमा आगरा की सिविल अदालत में चल रहा है। इस समय मैटर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेंडिंग है और इसलिए हम हाईकोर्ट नहीं गए। कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे जिन्होंने रिसर्च की नहीं की मुझे नहीं पता, और इसलिए टिप्पणी आई है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, लीगल तौर से भी इसका फोरम, ये सारे केसेस अगर आप इसका देखेंगी तो हर एक कोर्ट, मथुरा की सिविल अदालत में दायर किया गया है, काशी की सिविल अदालत में दायर किया गया है, आगरा की सिविल अदालत में दायर किया गया है, क्योंकि इन सारी चीजों का और इन सारी डिस्प्यूट्स का ओरिजिनल जल्दी से विष्णु जैन, 5 दलीलें जो आपने कहा है, आपने लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में अपना पिटिशन डाला है, मथुरा और ज्ञानवापी दोनों में ही आप पिटिशनर हैं, लेकिन आपकी पिटिशन में क्या ऐसा दमदार है जो आप कह रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने रिसर्च किया नहीं की हाईकोर्ट जाने से पहले? 5 बातें जल्दी से। देखिए, सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, और इसीलिए अगर आप ताजमहल परिसर को देखेंगे, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे भी दिखा रही हैं, सामने का जो प्लिंथ आपको दिख रहा है, हाँ। वो आपको छोटा दिख रहा होगा, पर जब आप इस इमारत को पीछे से देखेंगी तो आपको एक बहुत गहरा प्लिंथ दिखेगा, बहुत गहरा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसलिए हमने जो रिसर्च किया उसमें वीएस होसबोले साहब, जो लंदन के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर है, मिस्टर पीएन ओक, इन सारे लोगों की जो रिसर्चेस है वो हमने वहां पे डाली है। और हमने ये कहा है कि ताजमहल की कार्बन डेटिंग की गई थी, और कार्बन डेटिंग करके ये पाया गया था कि ये स्ट्रक्चर शाहजहां से भी 300 साल पुराना है। इसके अलावा हमने ये बात भी कही थी कि शाहजहां के किसी भी उनके कार्यकाल में ऐसी कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं मिलती है कि इन्होंने जो 20 साल तक, जो बताया जाता है 20 साल तक ताजमहल बनाया गया, इसका ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं बनती है। इसके अलावा तीसरी बात, जो मुमताज महल के लिए कहा जाता है ये उनका मकबरा है, मुमताज महल तो बुरहानपुर में उनको दफनाया गया था जब उनका निधन हुआ था, इसीलिए ये ताजमहल एक मुस्लिम स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। और चौथी बात, मुस्लिम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सुपुर्दे खाक होना। किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको एक मुस्लिम मुसोलियम कहना है तो उसके लिए सुपर्दे खाक होना जरूरी है। और ताजमहल एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है, ये यमुना के रिवर बेड पे बना हुआ है। यहाँ पे जितनी लकड़ियां हैं वो ऐसी लकड़ियां हैं कि जब पानी उस पर टकराता है तो वो लकड़ियां और मजबूत हो जाती हैं। तो यहाँ तो कब्र हो ही नहीं सकती है क्योंकि जमीन से सुपुर्दे खाक हुई नहीं है। और इसके अलावा ताजमहल के जो 22 कमरे की बात की जाती है, उसमें भी हमने कहा है कि उसको खोला जाए तो उससे हमारी बात और पुख्ता होगी। ठीक है, तो इसके पीछे ठीक है, मथुरा पर जल्दी से कमेंट आपसे लेते हैं। अकबर खान भी हमारे साथ जुड़ गए, यहाँ पर भी मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से मथुरा पर, क्योंकि मथुरा पर कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर शामिल नहीं होता है तो एक पक्षीय फैसला ही आदेश आप दीजिए, लेकिन मथुरा कोर्ट को डायरेक्ट किया गया है कि आप 4 महीने के अंदर सभी मुकदमों को क्लब कीजिए और सुनवाई उसकी शुरुआत कीजिए, फैसला सुनाइए। अंजना जी, ये फैसला इसलिए आया है क्योंकि इंडिया की लीगल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी सिविल सूट को दाखिल और एडमिट कराने के लिए 35 बार हियरिंग हुई हो। हम दिल्ली से 35 बार मथुरा की सिविल अदालत जा चुके हैं और इस मामले की सुनवाई का जो फैसला आना था 19 मई को आना था, और भी 10 पिटीशन वहां पे चल रही थी जिसमें काफी पिटीशन एडमिट हो चुकी है। तो इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि आप सारी पिटीशन को साथ सुनिए, और इसमें जो भी फैसला है, जो हम कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर 1968 का समझौता है जो गलत है और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया, उस पर आप अपना निर्णय सुनाइए, क्योंकि वहां पे 10 पिटीशन हो चुकी है। एक केस खारिज कर दिया गया ये कह के कि नहीं, ये एडमिट होने जाने योग्य नहीं है। उसके अलावा उसी अदालत ने 9 केस एडमिट किए हैं जो इस समय पेंडिंग है, और कोई केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या मांग है वहां पर स्पष्ट मांग क्या है? वहां पे स्पष्ट मांग ये है कि जो 13.37 एकड़ ऑफ लैंड है वो भगवान श्री कृष्ण में निहित है, और जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता श्री कृष्ण जन्म संस्थान ने और मस्जिद परिषद ने किया था, मस्जिद पक्ष ने किया था, वो गलत है, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी का मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। और यही उस समझौते को हमने चैलेंज किया है, जिसपे आगे मामला कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। और इस पे भी हमने अपनी पूरी हिस्ट्री दी है कि कैसे ट्रस्ट इसका मालिक है, कैसे ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के सामने आई, कैसे प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास आई, लीगल हिस्ट्री, कब कब हम ये केस जीते हैं, हर एक बात कोर्ट के रिकॉर्ड पे है, जिसपे हम चाहते हैं सुनवाई और कोर्ट अपना फैसला दे। और मैं आज उच्च न्यायालय का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सारे केसेस को क्लब करके एक साथ सुनवाई करने का 4 महीने के अंदर फैसला दिया। असगर खान साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर नहीं भी आए तो आप एक पक्षीय आदेश सुना दीजिए, ये कोर्ट को कहना पड़ा आज, ऐसा क्यों? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तो कानून है कि किसी को भी कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन किया जाएगा या नोटिस किया जाएगा, और उसके बाद अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, 1 बार 2 बार, जो भी कोर्ट मुनासिब समझता है, टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस को मद्देनजर रखते हुए, तो उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। अगर वो उसके बावजूद भी पेश नहीं होते हैं या वायलेशन करते हैं
कोर्ट के ऑर्डर का, तो एक्स पार्टी ऑर्डर का प्रोविजन है कि एक्स पार्टी ऑर्डर उसमें कर दिया जाएगा। अब एक्स पार्टी के बाद भी हालांकि है कि भाई अगर उसके लिए कोई समझता है कि उनको नॉलेज नहीं हुई थी या कोई और खास प्रॉब्लम थी या कोई वजह है, तो वो उस ऑर्डर के खिलाफ भी जा सकता है। तो ये है। अब जहां तक अभी भी बहुत सारी बातें हो रही है, नॉलेज है, इतिहास में बहुत सारी इतिहास में जो जातियां हुई हैं, इतिहास में जो जातियां हुई हैं वो सब सामने आ रही हैं। तो हम अपनी तारीख को पढ़ें, अपने इतिहास को पढ़ें। इसका मतलब ये हो कि आज तक हमने जो भी अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास और स्कूल में किताबें पढ़ी हैं, वो सब गलत है। उसमें तो कहीं जाति का जिक्र नहीं है। ये कानूनी मामला है, कोर्ट में है। हम लोग ऐसे बातें पेश करें जिससे या हम वहां जानवाबी मस्जिद के बाहर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाएं, ये चीजें बुनियादी चीजें नहीं होना चाहिए। तो इससे शर फैलती है। अगर मुल्क में अमन चाहते हैं, सबसे पहले हम अपने अंदर भाईचारा पैदा करें। भाईचारा रहना चाहिए। वहां पहले से भी वो मंदिर और मस्जिद दोनों था, वहां पूजा भी होती थी, वहां नमाज भी होती थी। ये तो पता नहीं 70 साल इस मुल्क की आजादी को हो गए। एक नई बात खड़ी गई। अंजना जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ जल्दी से, कि एक नई बात कही गई कि मंदिर के पत्थर लगा के मस्जिद में लगा दिए गए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप पूछिए इन लोगों से कि औरंगजेब ने अगर वो मस्जिद बनाई थी सैकड़ों साल पहले, तो उसके पास किस चीज की कमी थी? क्या उसके पास पैसा नहीं था जो उसने मंदिर के पत्थर लगा दिए, या वक्त की कमी थी कि वो बाहर से पत्थर नहीं ला सकता था? ये सब चीजें बड़ा अच्छा लग रहा है असगर साहब, आज आप औरंगजेब की तरफ से दलीलें दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दलील नहीं दे रहा हूँ, मैं औरंगजेब की तरफ से नहीं, हम ना औरंगजेब की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तानी है। अरे असगर साहब, अगर मुगल आक्रांता कोई था तो उसकी करतूतों पर ऐसी पहरेदारी और पर्देदारी दोनों करने की क्या जरूरत है कि आप कह रहे हैं कि उसको किस बात की कमी थी? हमें तो लगा साक्षात हम लोग औरंगजेब काल में पहुंच गए आपकी नजरों से। जल्दी से लौट रही हूँ मिस्टर खान लौट रही हूँ। सुजाता जी और विष्णु जी दोनों इस पर कमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे साथ श्वेता सिंह भी बनी हुई है और अभिषेक भी कोर्ट परिसर। अभिषेक, क्या देरी हो रही है फैसले में? कितनी देर में उम्मीद करें फैसला आएगा? अंजना, देखिए, ये अब 2 बजे के बाद फैसला आएगा या लंच के बाद तुरंत फैसला आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हम एक बार फिर से दृश्य दिखा देते हैं आपको। ये अदालत परिसर का है। जैसे ही ये हुआ कि अब लंच के बाद आएगा, लोग थोड़े रिलैक्स दिख रहे हैं और अभी भी तकरीबन आधे घंटे का वक्त है। और आधे घंटे के बाद जब दोबारा बेंच बैठेगी यानी कोर्ट बैठेगा, तब ये फैसला आएगा। कहा यह गया है कि ऑर्डर टाइप हो चुके हैं, लेकिन अब ये लंच के बाद ही फैसला आने को है और इसी बाबत तमाम तैयारियां यहाँ की मुकम्मल हैं। अंजना, श्वेता, जो भी सच आना, अभी तो सच सामने लाने की कवायद है ना, और उस कवायद का हिस्सा है कि वीडियोग्राफी हो। उस कवायद का हिस्सा है कि अगर मामला कोर्ट में मथुरा में पहुंचा है तो दोनों पक्ष आए। डिलेइंग टैक्टिक्स सुन्नी वक्फ बोर्ड से मथुरा में, दूसरी तरफ अगर आप ज्ञानवापी में देखें तो वहां पर वीडियोग्राफी आगे नहीं होने देंगे। सवाल तो यह है कि सच सामने आए, उससे क्यों भय? श्वेता, सच सामने आने की ही प्रक्रिया थी कि पहले 3 दिन तक की सर्वे को कोर्ट की तरफ से कहा गया था और अधिकारी को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे होते हैं। एक पक्ष कहता है कि नहीं, नारे लगाए गए थे धार्मिक मस्जिद के सामने, इस वजह से हम नाराज हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, वो हमें रोक रहे थे, इस वजह से हमें वहां पर जाना पड़ा था, कोर्ट का आदेश था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि जो इलाके हैं जहां तक कोर्ट ने कहा था उसको गलत इंटरप्रेट किया गया और कहा जा रहा है कि नहीं, हम उससे आगे भी जाएंगे और इस तरह की इस चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए अदालत जाएंगे। तो अब फैसला चूंकि टाइप किया जा चुका है, जैसे कि अभिषेक भी बता रहे हैं कि वहां पर थोड़ी देर के लिए अभी सब आश्वस्त हो गए हैं, तो यहाँ पर भी जो सतर्कता है थोड़ी देर के लिए कम हो गई है। यहाँ पर जो पुलिस वाले थे उसमें से कुछ लोग अपने थाने की ओर निकले हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अभी कुछ समय, थोड़ा सा समय अभी लगेगा इसका निर्णय आने में। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कम से कम 2 बजे के बाद तक यहाँ पर आ जाए। इस बीच जो श्रद्धालु हैं वो तो आ जा रहे हैं। यहाँ पर निर्बाध वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जारी ही है और मंदिर के भीतर खाली आप देखेंगी तो मंदिर के भीतर वो सुरक्षा इस समय मौजूद है। बाहर पे थोड़ी सी कमी, एक तो धूप भी बहुत ज्यादा
तेज है अंजना, इस वजह से उस कड़ी धूप की वजह से भी थोड़ी सी ओट ले लेकर जो सुरक्षा कर्मी इस समय बैठे हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि कम से कम निपटारा हो। अगर एक सवाल उठकर अदालत तक पहुंचा है, उस सवाल को अगर स्वीकार किया गया है, उस याचिका को अगर स्वीकार किया गया है, तो उसका कोई निर्णय आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अंजना। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से जुड़ गए, लेकिन सुजाता जी और विष्णु जैन साहब दोनों असगर खान का जवाब देना चाह रहे थे। जल्दी से विष्णु जैन, अगर और आपके पास अगर कुछ आपके जो प्रूफ है, सबूत है, वो दिखाना चाहें दर्शकों को तो वो भी दिखा सकते हैं ऑन एयर। जल्दी से विष्णु। सुजाता जी आपसे कमेंट। उन्होंने कही एक पहली वो संविधान की दुहाई दे रहे थे, तो बड़ा अजीब लगता है जब संविधान की दुहाई टीवी डिबेट्स पे आके देते हैं और वही उसी संविधान के अंतर्गत जब न्यायपालिका आदेश देती है तो उस आदेश को मानने की और जो उनकी अवहेलना करते हैं तो उनके पक्ष में भी खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं सारे सौहार्द की। सौहार्द क्या है अंजनी? सौहार्द क्या सिर्फ एक पक्ष की जिम्मेदारी है? सौहार्द होता है तब जब दो पक्ष एक दूसरे के इतिहास को, उसके आस्था को सम्मान करे, उसके चीजों को समझे और फिर आगे भविष्य की बात करें। आप सौहार्द की कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे जहां एक पक्ष के इतिहास को भुला दिया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और दूसरे आतताई औरंगजेब को बहुत महान बनाया गया और ये कहा गया कि उसने ये और अकबर ने ये जीने लाई। ये वही अकबर है जो मीना बाजार लगाया करते थे। तो और इसके तो ऐतिहासिक प्रमाण है और कहते हैं कि मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो ऐतिहासिक प्रमाण है और एक बात और अन्ना जी, 1991 तक ये श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, वहां पे भंडारे होते थे, उसके साक्ष्य हैं। तो ये जब 1991 के बाद जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और आजम खान के नेतृत्व में ये सारा कुछ किया गया कि वहां पे पूजा ही बंद कर दी गई। तो ये सारी चीजें तो है ना। और पूजा सिर्फ साल में एक बार, चैत्र नवरात्र के चौथे दिन सिर्फ एक बार के लिए इजाजत दी गई। अब ये 5 महिलाएं गई हैं कि हम पूजा रोज करना चाहते हैं, लेकिन मथुरा के फैसले पर जाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला कुछ ही देर में आएगा। इस बीच पूजन भूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है वो भी बहुत बड़ी खबर है। 4 महीने में सभी याचिकाओं का निपटारा हो, ये हाईकोर्ट ने कहा है। अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं आए तो एक पक्षीय आदेश सुना दिया जाए। संतोष हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से। जल्दी से बताएं और किस तरह से इसको इंटरप्रेट करें संतोष, क्योंकि साफ कहा गया है जल्द निपटारा हो, सभी मुकदमों को क्लब कीजिए, अगर एक पक्ष नहीं आता है तो एक पक्षीय आदेश सुना दीजिए। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट के जो प्रयागराज बेंच में जो दाखिल की गई थी पिटीशन, उस पर साफ तौर पर कहा गया कि मथुरा में जो विवाद है उसको लेकर के जितनी भी पिटीशन है सबको एक साथ सुनवाई शुरू की जाए और इन सारे पिटीशंस को 4 महीने के अंदर, यानी कि कोर्ट सख्त है कि ऐसे मामलों को लंबित ना रखा जाए कि लंबा आप खींचिए। और अगर इस सुनवाई के दौरान कोई भी पक्ष, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या कोई दूसरा पक्ष, नहीं आता है तो इसकी वजह से ऐसा नहीं हो कि मामले की सुनवाई लंबे वक्त तक टाली जाए। 4 महीने के अंदर इसकी सुनवाई पूरी की जाए और कोई पक्ष अगर नहीं तो उसके इंतजार न किया जाए, यानी एक्स पार्टी आदेश दे दिया जाए, एक पक्षीय आदेश दिया जाए। साफ तौर पर कहा गया है कि मथुरा के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है कि जो लगातार लिंगर ऑन करने की जो कोशिशें होती हैं कि कोर्ट में पेशी के दौरान नहीं पहुंचे, तो ऐसे में 4 महीने का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। मथुरा में जो एक साथ जो 4 से 5 जो पिटीशन फाइल की गई थी मथुरा कोर्ट में, उनको एक साथ 4 महीने के अंदर निस्तारित करना होगा, ये हाईकोर्ट प्रयागराज ने कह दिया है। जी, अब फिर से बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। मथुरा की लड़ाई 4 महीने में होगी सुनवाई, तमाम मुकदमों को क्लब किया जाएगा। अगर सुन्नी बोर्ड की तरफ से कोई नहीं आता है तो एक पक्षीय आदेश सुना दिया जाएगा। कोर्ट का रुख साफ है। हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि 4 महीने के अंदर सभी मुकदमों को क्लब कीजिए और मामले की सुनवाई करके निपटारा कीजिए। गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक जल्दी से रिएक्शन आपका ले। कई ये मामले हैं, याचिकाकर्ताएं हैं जो अलग अलग तरफ से कोर्ट में जा रही हैं, लेकिन बार बार सवाल बीजेपी पर उठता है, आपकी सरकार पर उठता है कि आप मंदिर मस्जिद में देश को उलझा कर रखना चाहते हैं और इसीलिए ऐसे विवादों को प्रोपेगेंडा के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है। आपका जवाब जल्दी से प्रेम जी। देखिए, ये विवाद जो है भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के शताब्दियों पहले के विवाद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद या भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद के विवाद नहीं है। अब इन विवादों में जिस तरह से हाईकोर्ट ने आज भूमिका ली है, आप हाईकोर्ट ने जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का
पहले से उगती है न्याय परंपरा में। अब उस न्याय परंपरा के अनुकूल यदि तीव्र गति से इन मामलों का निस्तारण होता है और संविधान के दायरे में न्यायपालिका के निर्णय को सारे पक्ष अगर स्वीकारते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। आप उसको लगातार विलंबित, जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मामले को लगातार विलंबित किया गया, मथुरा के मामले को विलंबित करते देखकर आज हाईकोर्ट को यह आदेश सुनाना पड़ा है। इसी तरह से ज्ञानवापी के मामले में किस तरह से विलंबित करने का प्रयास किया जा रहा है सबके सामने है। तो यदि सौहार्द बनाना है तो जैसा सुजाता जी ने कहा, सारे पक्षों को जो है सौहार्द बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। एक पक्ष लगातार दूसरे की आस्थाओं को कुचलने का प्रयास करे तो सौहार्द कैसे संस्थापित होगा। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। कुमार अभिषेक अब वाराणसी कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्वेता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। गुलाम सरवर साहब, जल्दी से कमेंट मथुरा पर आप पर। सवाल यह है ना कि कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि सुन्नी बोर्ड अगर शामिल नहीं होता है और 35 बार अगर पिटीशन की सुनवाई के लिए जाना पड़े कोर्ट में, यह साफ संकेत दे रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स है। सच आने से ये डर क्यों? मतलब जो भी मामला हो कोर्ट में जाइए, मामले की सुनवाई कीजिए, निपटारा कीजिए, खत्म कीजिए। लटका रहे हैं तो फिर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? नहीं, लटकाना अटकाना भटकाना। अभी प्रेम शुक्ला जी बड़ी सफाई दे रहे थे कि इतिहास तो पुराना है, भारतीय जनता पार्टी तो नई है। हाँ। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक बात पूरे भारत को पता चलना चाहिए कि वक्फ बोर्ड मतलब सरकार, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और वक्फ अगर ना होते तो फिर आजम खान जेल में क्यों होते, जो भी वो मंत्रालय अलग होता। तो आज अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड मथुरा के मामले में रुचि नहीं ले रहा तो इसका मतलब इशारा सरकार का है। सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। और कोर्ट की टिप्पणी बहुत बेहतर है, मैं स्वागत करता हूं कि कोर्ट ने समय निश्चित कर दिया है कि 4 महीने में निपटारा कीजिए, पूरे देश को हमेशा जवाब दीजिए, इसमें मत उलझाइए। जवाब दीजिए इसका। सुन्नी बोर्ड सरकार का ही रुख वो कह रहे हैं, अगर ऐसा है डिलेइंग टैक्टिक सरकार की तरफ से रहा है। नहीं, अब इसका मतलब साफ है कि अगर तीव्र निस्तारण होता है हाँ। तो कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं आएंगे। ज्ञानवापी के सामने प्रदर्शन करने के लिए सरकार ने तो आदेश दिया नहीं था कि वहां पर जितने मोमिन जमा हुए वो क्या सरकारी आदेश पर आए थे? बिल्कुल। अदालत के आदेश को रोकने के लिए हाँ। क्या सरकार के आदेश पर वहां मुस्लिम समाज के लोग जमा हुए थे? ये कहना चाह रहे हैं ऐसी दीवार क्या ज्ञानवापी मस्जिद का जो संचालन है तो सरकार के नियंत्रण में चल रहा है? ऑर्डर भी आपका है मामला। और सुन लीजिए, आपको कोई आपत्ति नहीं है जब अंजुमन के पदाधिकारी कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूं। शुक्ला जी, आप इतने वरिष्ठ नेता भी है, प्रवक्ता हैं, पत्रकार भी वरिष्ठ है, आप इन बारीकियों को भूल जा रहे हैं बार बार। ये सारी जवाबदेही अब आपकी है। कोर्ट सरकार का आदेश मानेगा, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें सरकार का भी सहयोग जरूरी है, और सरकार भी अगर सोचेगी कि नहीं ये पोलराइज होता रहे, आप सुन्नी वक्फ बोर्ड का मंदिर है तो आपको आपत्ति नहीं होगी ना। एक एक करके प्रेम जी जवाब दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कल अगर मान लीजिए सरकार के निर्देश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड यह अदालत में जाकर हलफनामा दायर करे कि ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा का जो मस्जिद है वह मंदिर में दे दी जाए, तो मुस्लिम समाज को आपत्ति नहीं होगी। तो देना दीजिए साहब, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है वही तो दावेदार है। कहेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों लीगली राइट भी तो उसी को है। आखिरकार बाबरी मस्जिद के सारे झगड़े जो हुए फाइनली तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही मामला होगी ना। धन्यवाद भाई, देश कानून से चलेगा शुक्ला जी, कानून से ऊपर न हम है ना। अभिनंदन, इसका मतलब सुन्नी वक्फ डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करना कि उसको गहरा कर देना, ठीक है, डिप्रूटेड कर देना। अब जो होगा कोर्ट से होगा, जो होगा कोर्ट से होगा। जल्दी से चलते हैं श्वेता के पास, कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। श्वेता जी, कुछ ही देर में निर्णय आना है, और मैं आपको बताऊं कि कम से कम काशी में तो सबको प्रतीक्षा है इस बात की कि क्या यहाँ पर निर्णय आता है। और यहाँ पर इनफैक्ट कुछ लोग जो अभी दर्शन करके आए हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। ठीक शब्दों में रखिएगा। जी नमस्ते। जैसा कि आज बताइए क्या मतलब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको पूजा की इजाजत होनी चाहिए, बिल्कुल। किनके पूजा की इजाजत? श्रृंगार गौरी एकदम होनी चाहिए इजाजत। जो हमारा क्यों नहीं होगा इजाजत? क्या होनी चाहिए? श्रृंगार गौरी क्या सर्वे एकदम तथ्य के साथ होनी चाहिए और होगी, और हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। चलिए देखिए अंजना, दरअसल हम इस समय जहां पर खड़े हैं वहां पर प्रवेश द्वार है काशी विश्वनाथ मंदिर का, और इसीलिए आप यहां पर जो राय सुन रहे हैं वो जो श्रद्धालु अंदर दर्शन करके लौट रहे हैं। दूसरी ओर से होता है ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता, तो वहां पर आपको एक अलग राय सुनाई देगी।
और इन सभी राय का सम्मान करते हुए, उन सभी संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए अगर एक फैसला आना है तो वो कितना कठिन होगा ये भी समझ में आता है। न्याय किस तरीके से हो सकता है कि दूसरा पक्ष ये न सोचे कि उसके साथ अन्याय हो गया, लेकिन उससे पहले अंजना, जो बात आप भी बार बार कह रही हैं कि कम से कम बात तो सामने आए, सच्चाई तो सामने आए, जांच तो हो, जो सारे साक्ष्य हैं उन्हें तो एक बार जांच लिया जाए। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो कोर्ट ने पहले कहा था कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश देते हैं कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर लिया जाए, तो अब चाहे कोई दोनों पक्षों की सहमति से उनके पसंद का कोई अधिकारी हो जो सही तरीके से और बिना किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए वो सारे साक्ष्य अगर कैद कर सकता है उन कैमरों में और उसके बाद वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं न्यायालय में, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यही देखना है कि अभी अदालत क्या उस अधिकारी को बदलती है और क्या जो मस्जिद की कमेटी है उसे आदेश दिया जाता है कि आप नहीं रोक सकते हैं अगर हमने कहा है सर्वे करने के लिए तो। और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ेंगे श्वेता, क्योंकि वो भी कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है। लंच टाइम का वक्त, हालांकि ये बताया गया कि ऑर्डर टाइप हो चुका है, किसी भी मिनट फैसला आ सकता है, लेकिन अब उसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। एक बार जल्दी से अगर हमारे दर्शकों को जो दोनों पक्षों की दलीलें हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी, और आखिरकार क्या चाहता है हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष, कैसे उसका विरोध कर रहा है, ये सब हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं। श्वेता जी। अंजना, देखिए दोनों तरफ से अपनी अपनी बात पर सब कायम है। मुस्लिम पक्ष, जैसा कि हमने जिक्र भी किया, वो कहते हैं कि नहीं, शुरुआत से हम ही यहाँ पर अगर पूजा करते रहे हैं, तो वो बार बार हवाला उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का देते हैं जो कहता है कि 47 के बाद यथास्थिति बनी रहेगी, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन फिर हम अगर कुतुब मीनार को याद कर लें, जहां पर अदालत की तरफ से कह दिया गया कि अगर गणेश जी की प्रतिमाएं वहां पर मिली हैं तो वहीं पर रहने दिया जाए अगले निर्णय तक, तो इसमें ये बात भी समझ में आती है कि ये सारी क्लोज चैप्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग अदालतें जो है वो सीधे तौर पर एक ही बात कह रही है कि नहीं, उपासना स्थल को लेकर जो कानून है वही आखिरी वाक्य है, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। यानी कि स्कोप है, और वो स्कोप है इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे दिल्ली हो, वहां से इस तरह की चीजें सामने निकलकर आती हैं। तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सदियों सदियों का इतिहास रहा है और ये दर्ज इतिहास रहा है, दस्तावेजों में रहा है कि ये एक सिद्ध जगह पर सिद्ध जगह रही है। यहाँ पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती रही है, आज भी परिसर में वो मूर्तियां हैं, और वो चाहते हैं कि रोज उन्हें पूजा की इजाजत दी जाए, वैसी ही इजाजत जैसी 1992 तक कायम थी। 92 के बाद वो नियम बदल दिए गए और एक दिन पे वो छोड़ दिया गया। लेकिन सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या अदालत इस चीज को देखेगा, और अदालत को उस चीज को देखने के लिए वो सारे साक्ष्य देखने होंगे। दूसरी चीज, वो जो फरमान है बादशाह का जिसमें यह कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ा जाए और वहां पर मस्जिद का निर्माण हो, तो इसे भी एक साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है कि वहां पर जो निर्माण हुआ है वो विध्वंस के बाद हुआ है। जो वहां पर भीतर रखी गई है ऐसी चीजें, ऐसी कलाकृतियां जिसे तहखाने के भीतर से वीडियोग्राफी होने की बात कही जा रही है, उनके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि विध्वंस के बाद उन चीजों का इस्तेमाल किया गया। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर बात यह की जा रही है कि अव्वल तो हम जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कि हम 47 के बाद से ये निरंतर यहाँ पर जारी रहा है। दूसरी चीज जो वो कहते हैं, वो एक थ्योरी देते हैं कि दीन इलाही के तहत अकबर ने दोनों मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण किया था, जिसे हिंदू पक्ष पूरी तरीके से अस्वीकार करता है। और इसके सपोर्ट में जो बातें कही जाती हैं वो अलग अलग छोटे छोटे दस्तावेजों में जो आदेश हैं, जो फरमान है, उनके रूप में भी दर्ज किया गया है कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम को 3 बार तोड़ा गया था और उसके बाद पुनर्निर्माण, जिसमें आखिरी बार अहिल्याबाई होलकर के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया था। बिल्कुल, आप बने रहिए श्वेता हमारे साथ। बड़ी खबर हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी मस्जिद पर, जैसे ही फैसला आएगा कोर्ट का फौरन आपको लिए चलेंगे। लेकिन फिलहाल एक दूसरी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और लिए चल रहे हैं आपको भोपाल, जहां पर महंगाई के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर ये पानी की बौछारों की तस्वीर आप देख रहे हैं। महंगाई पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है। तस्वीरें सीधे भोपाल की हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शनकारी बैरिकेड लांग कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। पुलिस वहां पर लोगों को रोकती हुई
और इन सब के बीच आइए आपको सुनाते हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन में क्या कहा जा रहा है, नारेबाजी। नारों की आवाज बहुत नहीं आ रही है क्योंकि वाटर कैनन्स वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पानी की बौछार। और देखिए ये एक एक करके कुछ प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ गिरते हुए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है सरकार, बैरिकेडिंग की गई है। और कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन है, महंगाई के खिलाफ उनका विरोध है और इसीलिए आज कांग्रेस के प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। ये तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं, बैरिकेडिंग के लेयर्स देखिए, कई स्तर पर 3-4 लाइन की बैरिकेडिंग वहां पर। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, परिस्थिति सामने टीवी पर है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है महंगाई के मुद्दे पर। बिल्कुल बड़ा प्रदर्शन था और कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी थी कि पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो जुटेंगे। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो और इनके समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले उन्होंने संबोधित किया और इसके बाद बेरोजगारी, महंगाई और खास तौर से मध्य प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं और जिनमें लगातार धांधलियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर के यूथ कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन बुलाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास खुद आज भोपाल में मौजूद थे और लगभग ये तय माना जा रहा था कि ये प्रदर्शन उग्र रहेगा। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी थी कि वो यहाँ से आगे बढ़ेगी, कांग्रेस कार्यालय से व्यापम चौराहे पे जाकर के वो घेराव करेगी व्यापम ऑफिस का। लेकिन पुलिस ने कई स्तर पर जो बैरिकेडिंग है उसे यहाँ पे तैनात रखा था क्योंकि ये लिंक रोड है भोपाल की और यहाँ से यातायात बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन प्रदर्शन को देखते हुए उसे बंद किया गया था। और अगर आप तस्वीरों में देखिए तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो व्यापम ऑफिस की तरफ जब बढ़ रहे थे तो उस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन्हें रोकने के लिए और कई बैरिकेडिंग को उन्होंने तोड़ा भी है। उसके बाद पुलिस के साथ उसकी झड़प जो है उसकी तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ महीनों पहले जो यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें कई कार्यकर्ता जो है घायल हुए थे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, उसमें भी वीवी श्रीनिवास खुद मौजूद थे उस समय भोपाल में। उसी की तस्वीरें जो है आज एक बार फिर से ताजा हुई हैं। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार घेरेगी और इसमें 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में धांधलियां। सरकारी पदों पर लंबे समय से भर्तियां नहीं होती है, यदि भर्तियां होती है, परीक्षाएं होती हैं तो उनमें धांधली की वजह से उन्हें रद्द करना पड़ता है। हाल ही में 2 ऐसी परीक्षाएं सामने आ चुकी हैं और इसीलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने आगे बड़ा प्रदर्शन किया था जिसमें आप देखें तो तो ये जो तस्वीरें आपने देखी है अभी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हुजूम है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में माना जाता है कि गुटों गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। लगातार कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि जितने बड़े नेता है सबका अपना अपना गुट है। कमलनाथ का अपना गुट है, जब सिंधिया कांग्रेस में होते तो उनका अपना गुट बताया जाता था और दिग्विजय सिंह का अपना गुट बताया जाता है, अरुण यादव अपने गुट से। तो इस तरीके से अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, बार बार ये आरोप लगता है। लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस बार बार अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाती है। पिछले महीनों जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद ये आज एक बड़ा प्रदर्शन है। इसके जरिए कांग्रेस ने बताया है कि भले ही उस पर कितने आरोप लगे, लेकिन जब सरकार से टकराने की बारी आती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं और इसीलिए आज इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने अपनी ताकत को बताया है कि भले ही उन पर ये आरोप लगे, लेकिन आज जब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में जो धांधलियां हो रही है, जो गड़बड़ियां सामने आ रही है, उसको लेकर सरकार से यदि घेरना है तो एकजुट होना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, सभी ने सोशल मीडिया के जरिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि वो आज बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे और इसी को देखते हुए भोपाल में आज सुबह से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पुलिस की तरफ से किए गए थे। सभी सड़कें जो कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रही थी उन्हें आज बंद कर दिया गया था, लेकिन हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और जैसे ही जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है उनका संबोधन खत्म हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ना शुरू किया। पुलिस ने पहले चेतावनी दी क्योंकि 3 स्तरों पर बैरिकेड लगे हुए थे। जब इन बैरिकेड को चढ़ करके पार करने की कोशिश की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, तब पुलिस से बल प्रयोग किया है। बल प्रयोग की तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अफरा तफरी बिल्कुल वहां पे मची हुई है भोपाल लिंक रोड पे।
अब यहाँ से पुलिस जो है कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है इनको अस्थायी जेल की तरफ ले जा रही है। कई सारी बसों को यहाँ पे पुलिस ने पहले से ही रिजर्व किया हुआ था। यहाँ पर इन बसों में भर के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें अस्थायी जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में पिछले साल कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई थी लंबे समय के बाद, लेकिन उसमें धांधलियों की शिकायत आई, सरकार ने जांच कराई तो वो शिकायतें सही पाई गई, जिसके बाद उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश में MPTET की परीक्षा हुई, लेकिन उसका भी एक कथित स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, जिसके बाद आरोप लगे कि ये परीक्षा जो है ये लीक हो गया है, इसका पेपर लीक हो गया है। इसके बाद सरकार अब इसमें भी जांच कर रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो भर्ती परीक्षाएं भी सवालों के घेरे में आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये आज एक बड़ा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस मध्य प्रदेश में चाहती है कि 15 सालों के बाद जो 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता मिली थी, वो महज 15 महीनों में ही उसके हाथ से निकल गई। अब कांग्रेस जानती है कि यदि 2023 में यानी अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उसने पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी और वापसी नहीं की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य जो है वो बेहद ज्यादा खराब हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे युवा साथियों के साथ यहाँ लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई है, वाटर कैनन यूज किया गया है। मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज दबाना चाहती है सरकार, इसको लेकर आज हमारे युवा साथियों ने संकनाद किया है। मध्य प्रदेश में 23 में सरकार बनाएंगे और सरकार युवा की मदद करने वाली सरकार बनाएंगे। ये सरकार पूर्णतः गुंडागर्दी दादागिरी कर रही है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के बेरोजगार रोजगार को बेचने वाले, व्यापम करने वाले, आदिवासियों पे अत्याचार, किसान के फसलों के दाम नहीं देने वाले जो किसान विरोधी नौजवान विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ संकनाद किया है। पूरा स्पष्ट है, या तो इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दो, किसान को फसलों के दाम दो, नहीं तो कि ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार के गद्दी छोड़ो। इसके खिलाफ युवाओं का संकनाद है। और जिस बर्बरता के साथ ये व्यवहार करते हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं, नौजवानों की आवाज है। ये लाठी आंसू गैस के गोलों से डरने वाले नहीं, ये राहुल गांधी की सेना।